पॉलिटी में चैप्टर 30 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 31 चैप्टर जो है पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का करने जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में राजभाषा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 343, ठीक है, 7 का क्यूब जो होता है 343 से लेके 351 के बीच में है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि क्या होगी, तो लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में देखिएगा 344 क्या कहता है, तो 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है कि अगर राजभाषा से संबंधित कोई विषय पर सलाह देना है तो इस सलाह को लेके जो है राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में बीजी खरे का संबंध किससे है, राजभाषा आयोग से संबंधित है। तो बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन यानी अपना रिपोर्ट दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक लाइन में समझिए। हिंदी है लेकिन अंग्रेजी कहीं इसमें नहीं दिखेगा, यानी जो है 22 भाषा जो है 22 भाषाओं में कहीं भी आपको जो है इंग्लिश नहीं दिखेगा। पहली बात तो ये, बाकी उसके बाद से जो जितने संशोधन से जोड़े गए हैं उनको हमें याद करना है। अगर ये 2-3 चीज़ें याद कर ली हैं तो बस बात बन गई। एक बीजी खड़े याद रखेंगे, एक याद रखेंगे कि किस भाग में ये है, 17वां भाग में है। अनुच्छेद याद रखेंगे कि 343 से लेकर 351 के बीच में है ये। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को जो है राजभाषा आयोग गठित करने का जो है प्रावधान है। 22 जो है भाषाओं को जो है राजभाषा का मान्यता मिला हुआ है। 1967 ईस्वी 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यहाँ पे जो आपको सिंधी दिख रही है ये 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई है। और 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न म क यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची में। और 92वां संविधान संशोधन 92 जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडमास्ट यानी कि बोडो, मैथिली, ठीक है, बोडो डोगरी, बोडमास, ठीक है, बोडमास, ठीक है। तो बो से हो जाएगा बोडो, ड से हो जाएगा आपका डोगरी, मास से हो जाएगा, म से हो जाएगा मैथिली और स से हो जाएगा संथाली। तो बोडमास को जो है जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। और ध्यान रखेंगे 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, यानी इन तीनों को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। यही संविधान संशोधन, इन तीनों को याद कर लेंगे, चैप्टर हो गया आपका खत्म। यानी कि बाद में लास्ट में जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 जोड़ा गया है, 71वें द्वारा 3 जोड़ा गया है और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जोड़ा गया है। यानी कि आप देखेंगे 4 और 4 8 भाषाओं को अगर आप हटा देंगे तो मूलतः यानी कि कोई भी संशोधन होने से पहले इसमें कितना था, मात्र 14 जो था, 14 भाषाएं जो थी इसमें थी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे इसमें ऐड किया गया। आगे देखते हैं हम लोग राज्य की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। यानी संविधान पर प्रारंभ से पहले किस भाषा का प्रयोग किया रहा था, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी ही चलता रहेगा जब तक कि कोई राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो है अपना जो है देसी अपना जो है राजकीय भाषा जो है अपना राजकीय भाषा को जो है मान्यता नहीं दे देता, तब तक अंग्रेजी ही चलता रहेगा। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे आंध्र प्रदेश क्या करेगा, तेलुगु को, केरल ने मलयालम को, असम ने असमिया को, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने उड़ीसा को, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती को, जम्मू कश्मीर ने उर्दू,
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन तीनों ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी। ध्यान रखेंगे पुदुचेरी ने क्या रखा है, फ्रांसीसी रखा है। त्रिपुरा ने जो है कोकबोरोक, ठीक है, कोकबोरोक तथा कोकबोरोक भाषा का संबंध किससे हो जाएगा, त्रिपुरा से। और मिजोरम ने मिजो भाषा को जो है अपना जो है राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, वरना कोकबोरोक को कोई नहीं चूज करता, फ्रांसीसी नहीं चूज करता, है कि नहीं। ये अगर चूज किए हैं यानी कि कहीं ना कहीं इसकी सीमा से बाहर भी अब जाके जो है राजकीय भाषा को जो है अपना सकते हैं। आगे देखते हैं राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत माना जाएगा। यानी कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई पत्राचार कर रहे हैं या संघ के साथ यानी केंद्र के साथ पत्राचार कर रहे हैं, तो आपको जो है राजभाषा के अंतर्गत जो अब 22 भाषाएं जो हैं इन्हीं को प्राधिकृत माना जाएगा। ये नहीं कि अपना लोकल लैंग्वेज कोकबोरोक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फ्रांसीसी का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु यह दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए जो है यानी पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा 346। यानी कि अगर दो राज्य ये इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि चलो जी हम लोग जो है हिंदी में अपना बातचीत कर लिया करेंगे, कोई इशू नहीं है, जैसे बिहारी यूपी अगर कर लेते हैं तो वो लोग अपना कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आसानी से इस चीज़ को जो है क्रियान्वित कर सकते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा क्या होगी ये देखते हैं। तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। जो संविधान के अधीन जो किसी भाषा को जो है, कोई भी भाषा इसमें से, हिंदी हमारा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी भाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारा सारा का सारा जो 22 भाषाएं थी ये सबके सब क्या है, राजभाषा है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में जो है रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या याद करनी है, पहले कि किस भाग से संबंधित है, दूसरा किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक इसका संबंध है, प्लस में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी को ही जो है, अंग्रेजी भाषा को ही जो है अभी मान्यता मिली हुई है। जब तक कि संसद कोई कानून पारित नहीं करती है तब तक अंग्रेजी में ही काम धाम चलता रहेगा। बाकी हमें 3 संशोधन जो किया गया है, 21वां, ठीक है, 71वां और 2171 को जोड़ देंगे तो 92। तो 2171 और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम को हमें देखना है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहला 1967 में हुआ था, दूसरा 1992 में हुआ था और तीसरा 2003 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपात उपबंध की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात, जो अभी तक लागू कभी नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर युद्ध हो गया हो, ठीक है, युद्ध हो रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। बाह्य आक्रमण, बाय द वे चाइना, पाकिस्तान, ये सब अगर बाह्य आक्रमण अगर हो जाता है तो भी जो है ऐसे केस में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि शस्त्रों के साथ आपस में, यानी कि देश के अंदर ही लोग विद्रोह कर रहे हैं लेकिन शस्त्रों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, शस्त्रों के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा जो है घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ध्यान रखेंगे, लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि भाई राष्ट्रीय आपात जो आप लगाए तो क्या वाकई सशस्त्र विद्रोह था, क्या वाकई बाह्य आक्रमण था या युद्ध की जो बात थी, या फिर आपने इसके आड़ में जो है राष्ट्रीय आपात लगा दिया है। तो इसकी उद्घोषणा न्यायालय में जो है इस पर प्रश्न लगाया जा सकता है और इसकी जो है पुनर्विलोकन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भाग में की जा सकती है। ये 352 के अधीन जो है ये आपात की उद्घोषणा या तो संपूर्ण भारत में किया जा सकता है या फिर उसके किसी, जैसे मणिपुर में कांड हुआ तो सिर्फ मणिपुर में भी जो है आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। इस तरीके, यानी कि कहीं भी अगर हो सकता है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में हो रहा है, अगर बिहार के किसी एक पार्टिकुलर सारण डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है
तो वहाँ पे भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में भी जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, यानी राज्य सरकार यहाँ पे निलंबित नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में अगर बाई द वे बिहार के किसी प्रांत में हुआ है तो डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार जो है वहाँ पे निलंबित कर दी जाएगी, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, यानी 1 माह तक जो है लागू रहती है, प्रवर्तन इन्फोर्स रहती है यानी लागू रहती है। और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत यानी 1 महीने के अंदर 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 महीने तक प्रवर्तन में रहेगी। अगर करवा लिया जाता है तो 6 महीने तक क्या रहेगा, ये लागू रहेगा। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है। ठीक है, इसे पुनः एक बार में कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है, यानी 1 महीने के अंदर जो है, पहले तो राष्ट्रपति तत्काल लागू कर दिए। ठीक है, ये 1 महीने के अंदर में क्या हुआ, 2/3 बहुमत से इसको पारित भी कर दिया गया। 6 महीने तक जब पारित हुआ तो 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रही। 6 महीने के बाद जो है इसे पुनः एक बार पारित करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पुनः एक बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है, इसमें ध्यान रखेंगे। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन बाद जो है यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आज आपात की उद्घोषणा बाय द वे 1 सितंबर को कर दिया गया कि आज जो है आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया गया, लेकिन जब लगाया गया तो जो है संसद जो था, ठीक है, लोकसभा विघटित थी, मान लेते हैं, तो विघटित थी, तो ऐसे में वेट किया जाएगा कि जब अगली राष्ट्रीय आपातकाल तो लग गया है, आपातकाल कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट लोकसभा की बैठक नहीं बैठ जाती, और नेक्स्ट लोकसभा की जब बैठक बैठेगी उसमें भी 30 दिन का फिर से टाइम दिया जाएगा, और उस 30 दिन के अंदर में अगर जो है अनुमोदित नहीं किया जाता है तो आपातकाल जो है ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो पास कर देती है तो 6 महीने उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ये तो एक कंडीशन हो गया। दोबारा अगर बाय द वे वो विघटित लोकसभा नहीं है, लेकिन जब आपातकाल लागू किया गया तो 15 दिन बाद, जैसे 1 सितंबर को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, लेकिन 15 तारीख को जो है लोकसभा विघटित हो गई, तो ऐसे में 30 दिन का टाइम तो मिला नहीं। तो ऐसे में अगला बैठक का वेट किया जाएगा कि अगला बैठक कब जो है लोकसभा का हो रही है, और उसके बाद से फिर उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस तरीके से अगर उसमें अनुमोदित हो जाती है तो ये 6 महीने के लिए लग जाएगा, अदरवाइज ये जो है निरस्त हो जाएगा। ये बातें कहना चाह रहा है। आगे देखेंगे, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। ठीक है, पारित करने के लिए 2/3 बहुमत, लेकिन इसको वापस लेने के लिए साधारण बहुमत। ध्यान रखेंगे, आपात उद्घोषणा यानी साधारण बहुमत से इसलिए क्योंकि इससे साबित हो गया कि ये जो आपातकाल लागू है इसको अभी तत्काल में 2/3 बहुमत नहीं मिल सकता, तभी तो साधारण बहुमत से पारित हुआ। ये IQ लगाइए आप। तो इसीलिए साधारण बहुमत से वापस कर सकते हैं, लेकिन लगाने की शक्ति कैसे है, 2/3 बहुमत से। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक 2/3 बहुमत आपके पास है तब तक आपातकाल है, और जैसे ही 2/3 बहुमत आपका हट गया तो साधारण बहुमत से भी इसको वापस लिया जा सकता है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है, यानी कि तब आहूत किया जा सकता है, यानी बुलाया जा सकता है, जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। जब 1/10 सदस्य ये लिखित सूचना के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे कि भैया यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपात जो है लगानी चाहिए अब, या फिर राष्ट्रपति को दे देते हैं, तो इस पे विचार करने के लिए जो है विशेष अधिवेशन लोकसभा का जो है बुलाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन जो है 14 दिन के अंदर में जो है आहूत करते हैं, यानी बुलाते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। क्या होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या हो जाएगी, संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है।
यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर संक्षेप में एक लाइन का बात समझे तो ये यही होता है कि संविधान यहाँ पे संघीय न होकर एकात्मक हो जाता है, यानी सारी शक्ति किसके पास चली जाती है, तो हो जाती है आपके केंद्र के पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, यानी कि जो आपातकाल में जो कानून बनाया जाएगा केंद्र के द्वारा, वो राज्यों पे जब आपातकाल हट भी जाएगा, ठीक है, आपातकाल जो है हट जाएगा, समाप्ति के बाद भी 6 माह तक जो है वो प्रभावी रहेगा, उसके बाद से वो स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक, यानी जो टैक्स वाला सिस्टम है कि जो है राज्यों को कितना हिस्सा देना है, तो करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। बोल सकता है कि अभी तक जो तुम लोग पैसा ले रहे थे, ठीक है, एक बहुत बड़ा बजट ले रहे थे, अब तुम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये लो 10 रुपये 5 रुपये में काम चलाओ, पहले 150 लेते थे तो अब 10-5 रुपये में काम चलाओ, ये मतलब संशोधित कर सकता है। कहने का मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन यानी वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए, ठीक है, एक समय में 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपातकाल इस बार लागू करा दिया जाता है। अगर 2024 में चुनाव होने वाला है, मोदी जी आपातकाल लागू करवा दिए, ठीक है, तो ये 2024 में चुनाव न होकर 2025 में होगा। ठीक है, और मालूम चला कि 2025 में भी बात नहीं बन रही है, अभी युद्ध चल ही रहा है, आपात की स्थिति है, तो 2025 से 2026 में चुनाव होगा। ठीक है, फिर 26 नहीं 27 में होगा, ऐसे बढ़ा सकते हैं कितने भी समय तक। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी ध्यान रखेंगे ये आपातकाल ऐसे ही मन की मर्जी से तो नहीं, क्योंकि इनको तो पता है कि बीजेपी जो है 2/3 बहुमत अभी है ही, तो इसको बढ़ाते जाएं, क्या दिक्कत है। लेकिन बीच में न्यायपालिका आ जाएगा, वो देखेगा कि वाकई जो आपातकाल लगाया जा रहा है क्या सही में लगाया जा रहा है, या फिर बस अपना जो है सत्ता जो है स्थिर रखने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिस वजह से जो है वो न्यायपालिका भी इसको रद्द कर सकती है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जो 1971 से लेकर 1977 तक का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया गया, 2 बार, यानी कि जो है 71 से लेकर जो है आपका कितना 75 तक होना चाहिए, तो 75 से 76 किया गया और 76 से फिर 77 किया गया, ये चीज़ें हुई थी। अनुच्छेद 358 एवं 300 जो है 59 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अगर जैसे ही आपका अनुच्छेद 358 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए जो भी अधिकार हैं वो सब निलंबित हो जाते हैं, क्योंकि 358 साथ ही साथ लग जाता है। लेकिन अन्य जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको हटाने के लिए, उनको निलंबित करने के लिए अलग से 359 के तहत जो है उनको हटाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन 20 और 21 के साथ कोई समझौता नहीं, ये आपको हर समय प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लग गया, आज जैसे ही लगा अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिक खत्म हो गया, निलंबित हो गया। मतलब दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब इसको लेके कि जो है ये 6 मूल अधिकार मेरा क्यों जो है हटा दिया गया है, इसको लेके आप न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे ही ये खत्म, ये ऑटोमेटिक जो है जिंदा हो जाता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
ये जो 19 द्वारा जो 6 अधिकार आपको मिले हुए हैं, ये अगर घर के अंदर यानी कि देश के अंदर ही अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो इसको निलंबित आप नहीं कर सकते हैं। तब भी पत्रकार जो है, मीडिया वगैरह जो है, इनको बोलने का अधिकार होगा, ठीक है। या 19 द्वारा जो 6 प्रकार के अधिकार है वो सब होगा। लेकिन अगर बाय द वे बाह्य आक्रमण हो जाए तो ये निलंबित हो जाएगा। बाय द वे युद्ध की संभावना हो जाती है तो भी जो है आपका 19 के द्वारा प्रदत्त 6 अधिकार जो है निलंबित हो जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरे केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती, तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए प्राधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकारों के से जो है साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी 19 के लिए तो 358 है, लेकिन 358 के जो है 19 जो है अनुच्छेद 19 के अलावा भी और जो मौलिक अधिकार हैं उनके अगर निलंबन की बात करेंगे तो उसके लिए आपको 359 राष्ट्रपति के द्वारा जो है लगाना पड़ेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? प्रथम कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, यानी कि 20 और 21 आपके पास हमेशा रहेंगे, चाहे 358 लगे चाहे 359 लगे। यानी अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार 20 कहता है और प्रांत तथा दैविक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है। ये आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इसके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर देखिए, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, यानी कि स्वतः, जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। लेकिन 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे, यानी अलग से 359 लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है बाकी मूल अधिकार जो है निलंबित होंगे। लेकिन 19 की बात करें तो ये स्वतः हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। तो अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल की बात करेंगे जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो, इसके समय में जो है आपका 358 लागू जो है नहीं होगा। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होते हैं, यानी कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है तो भी 359 लागू हो सकता है और बाह्य में तो लगेगा ही लगेगा। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में जो है लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 358 की बात करेंगे तो 358 राज्य को जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 26 जनवरी नहीं, 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा की बात कर रहा है यहाँ पे।
यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई, 62 से 68, ध्यान रखेंगे। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 जो पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी, बाह्य आक्रमण के आधार पर यह भी हुआ था, ठीक है। तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 जून 1975 यानी कि 62, 71 और 75 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को जो है दूसरी तथा तीसरी ये कंटिन्यू ही था 1971 वाला, तब तक तीसरी लग गई और ये दूसरी और तीसरी को मार्च 1977 में जो है वापस लिया गया था। भारत में जो है राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या कहता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह की होती है, ठीक है। आपात उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है? 2 माह की होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह तक की हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है? 2 माह की। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है और जब ले लोगे तो कितनी हो जाएगी? 6 माह की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक, जैसे वहाँ पे आपातकाल में क्या है, आपातकाल में 1 माह की होती है और उसके अंदर ले लोगे तो 6 माह की हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, 2 माह की जो है टाइम पीरियड दिया रहता है। 2 माह के अंदर अनुमति मिल गई तो 6 माह की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है, यानी राज्य में 3 वर्षों तक लागू रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसे 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण ये बना था, ठीक है। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में 1990 से लेकर 96 तक रहा था। तो 3 साल से ज़्यादा रहा, तो 3 साल से ज़्यादा रहा यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ा। तो जब भी 3 साल से ज़्यादा रहेगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व का साख जो है वो खतरे में है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीनों के भीतर, ठीक है, 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो। ध्यान रखेंगे, जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। तो 30 दिन दोनों केस में है, वित्तीय आपात हो तो भी, राष्ट्रीय आपात हो तो भी। बस 2 महीने की स्वीकृति कहाँ है? जब राष्ट्रपति शासन हो तब। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात जो है अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3-4 चीज़ें। राष्ट्रीय आपात के केस में 1 महीने के अंदर, वित्तीय आपात के केस में 1 महीने के अंदर और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत 2 महीने के अंदर जो है आपको अनुमोदन मिलना अवश्यंभावी है, नहीं तो फिर वो लागू नहीं रहेगा। राष्ट्रीय आपात 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा और उसको 1-1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो ये 6-6 महीने के लिए बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक, और 3 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके लिए आपको गुजरना पड़ेगा संविधान संशोधन से। और वित्तीय आपातकाल एक बार जो लग गया तो फिर वो अनिश्चित काल के लिए लग जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति स्वयं जो है इसे वापस नहीं ले लेता। आगे देखेंगे वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, इन सब के न्यायाधीश और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के जो भी वेतन है इन सबों में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 370 के तहत मिला है, ये देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफ़ी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, कौन कौन सा है देखते हैं।
अनुच्छेद 370 के 1 के क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के उपबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 के 1 के ख में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं और वो दिया गया है कि संसद की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को जो है शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में जो है विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करे, यानी जम्मू कश्मीर की सहमति की जरूरत रहेगी। अनुच्छेद 370 के 1 के ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के 1 का घ कहा गया है, घ में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं, यानी वो खुद जो है इस चीज़ को लागू नहीं कर सकता है। इसके लिए 2 नियम हैं। अगर बाकी कोई भी अगर आर्टिकल लग रहा है जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए 2 नियम है। वो 2 नियम कौन सा है? अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित है वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। यानी कि दोनों के केस में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अनुच्छेद 370 के 2 में कहा गया कि इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न करे। ठीक है। अनुच्छेद 370 का 3 का संबंध जो है इस मत से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जा सकता है तो इसकी विधि क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 370 में क्या है कि 370 के 3 में कहा गया है कि 370 का तितर वितर कैसे करना है। ठीक है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि वह अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों या सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। ध्यान रखेंगे, जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जो है इस प्रकार की सिफारिश अगर की हो तभी जाके जो है 370 जो है हटेगा। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले जो विशेषाधिकार थे, ध्यान रखेंगे ये सब थे, ये सब क्या हो रहे हैं थे में, क्योंकि 370 तो हट गया है। तो क्या थे वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और संसाधनों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। ठीक है, यहाँ का कार्यकाल कितने होता था? 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेशी मामले, संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला को जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। बड़ी खतरनाक नियम था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन जो है लगाए जाने का प्रावधान था। ठीक है, यानी राज्यपाल शासन लग सकता था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आईपीसी लागू नहीं होती थी। न तो सूचना का अधिकार लागू होता था, न शिक्षा का अधिकार लागू होता था, न आईपीसी लागू होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। ध्यान रखेंगे, कौन सी दंड संहिता? रणवीर दंड संहिता जो है लागू थी। बाहरी राज्यों को व्यक्ति न मतदान कर सकता था। बाहरी राज्यों का कोई व्यक्ति न तो मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 अब आया, जो एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है।
राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर और दूसरा लद्दाख राजधानी जो हो जाएगा लेह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू थे, ठीक है, और RK माथुर। जम्मू कश्मीर के कौन थे? मुर्मू, और लद्दाख के कौन थे? माथुर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें, ठीक है। राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 4 सीटें और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और विधानसभा में जो है 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनयन भी कर सकते हैं, उपराज्यपाल को इतनी पावर रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा, यानी इन दोनों को क्या मिलेगा? लोकसभा के एवं विधानसभा की सीटों में निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ये नहीं मिलता था, सिर्फ अनुसूचित जाति को मिलता था, अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPC एवं IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकार व नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा। पाकिस्तान यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे देखते हैं, अब यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 जो है लगाया जा सकेगा। 356 राष्ट्रपति शासन अब यहाँ लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे कानून हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में जो है लागू हो जाएंगे। कोई भी नया संशोधन अगर लागू होता है तो जैसे भारत के अन्य हिस्सों में लागू होते हैं, यहाँ भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का स्थापना किया। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें जो हैं बढ़ाई गई हैं। इनमें से 6 सीटें जो है जम्मू व 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी हैं। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीट जो है हो गई हैं, ठीक है। विधानसभा की 90 सीट हो गई हैं। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें आरक्षण का रोस्टर जो है बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। इसमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें, प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें जो हैं वो सामान्य होंगी, यानी यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है लोकसभा के सीटों को लेके, क्योंकि उतनी जनसंख्या है नहीं। परिसीमन आयोग की कुल अन्य सिफारिशें की बात करते हैं तो परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें तथा POJ के स्थापित के लिए भी कुछ सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। ये सीटें पूर्व में विधानसभा की निर्धारित 70 सीटों के अलावा होंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए अवश्य हो। इन्हें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार दिए जाएं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ में शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा,
हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय यानी अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत जो है नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर रहता है, सफ़ेद बीच में, गहरा नीला रंग जो है नीचे रहता है, गहरा हरा रंग जो है नीचे रहता है, और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का क्या रहता है, चक्र, ठीक है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई 3:2 है, यानी कि 3:2 में। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया एवं रंग जो है जागृति, शौर्य और त्याग का, सफ़ेद रंग जो है सत्य एवं पवित्रता का, एवं हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का जो है अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को जो है महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में ने यह घोषणा किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क यानी कि जो है आपका 1 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा कि किसके तहत, तो 19 के 1 के 1 के तहत राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराना ये आपका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज 12 दिनों तक झुका रहता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए जो है राष्ट्रीय ध्वज झुका रहता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार जो है श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी इसकी रचना, ठीक है, श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने जो है इसकी रचना की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। कब? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। राष्ट्रगान की बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया। इसके गायन का समय जो है 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। अगर जल्दीबाजी में गा रहे हैं तो इसको जो है 20 सेकंड में गाते हैं। इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति जो है 20 सेकंड में जब गाई जाती है ना संक्षिप्त में, तो इसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति जो है ये गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण दत्त कर रहे थे, और इसमें गाया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बजाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही हैं, इनको जाता है। राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 यानी 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, इसमें गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। 1 मिनट 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। इसका पहला महीना क्या है? चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, निलंबो, न्यूसीफेरा, गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, इसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। और राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस लिनियासस, ठीक है, लिन्नायस। तो ये याद रखेंगे, पावो क्रिस्टेटस, पैंथरा टाइग्रिस, लिन्नायस। अब आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आपसे ये अगर पूछना भी रहेगा तो ये निलंबो न्यूसीफेरा पूछेगा,
ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस पूछेगा, पैंथरा टाइग्रिस लिनियायस पूछेगा, मैग्नीफीरा, ठीक है, मेनिगीफेरा इंडिका पूछेगा, फाइकस बेंथालेंसिस पूछेगा, ठीक है, जिसका जो बरगद को क्या बोलते हैं, फाइकस बेंथालेंसिस। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल आम हो गया। राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर 2008 ईस्वी को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जिसका नाम है प्लाटानिस्टा गैगेंटिक, ठीक है। तो देखिए ये गैगेंटिक से समझ में आ जाता है, गंगा तो आने से रहा। राष्ट्रीय वृक्ष आने की संभावना अगर इसमें से देखते हैं तो बन जाती है। फल की बात करेंगे तो मैग्नीफेरा इंडिका याद रखेंगे, ये टाइग्रिस वाला लोगों को ध्यान में रहता है। पाओ क्रिस्टेटस, न्यूसीफेरा गार्टन, ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और ये अच्छा, राष्ट्रीय जो है गंगा डॉल्फिन जो है इसमें प्लाटानिस्टा गैगेंटिका को 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है, जिसका एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। संसद की वित्तीय समितियों की बात करते हैं कि कितनी वित्तीय समिति हैं और वो कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहला है आपका प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के जो है 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। समिति के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल सैकड़ों मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को जो है समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि वैसे तो मनोनीत किया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हो जाता है, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष ही इस समिति में अगर चुना जाता है तो वही खुद ब खुद जो है इसका अध्यक्ष हो जाएगा। यदि समिति सरकारी खर्च में, यह समिति क्या करती है कि सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, ठीक है, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए, इन सब विषयों पर जो है रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। इस ध्यान रखेंगे, बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है, ठीक है। बहस होता ही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला है आपका लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए ये भी जो है निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, लोक लेखा समिति को। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संकीर्ण मत प्रणाली द्वारा जो है मत प्रणाली की सहायता से जो है चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन ये भी मनोनीत होते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। इस समिति के कार्यालय की भूमिका कौन अदा करता है? तो समिति के कार्यालय की भूमिका यानी जो है कोई भी अगर वर्क वगैरह करना हो लोक लेखा समिति से संबंधित तो वो जो है यही सचिवालय को अपना काम देता है और ये कार्यालय की तरह जो है ये कार्य करता है। 1967 में प्रथम बार जो है श्री मीनू मशाणी विरोधी दल के नेता बने थे, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया था, कर लिया गया। यानी ये जब विरोधी दल के नेता बने तो इन्हीं को लोक लेखा समिति का क्या कर दिया गया? अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। ये एक परंपरा है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई संविधान में लिखा नहीं है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का ही होगा। ये एक परंपरा है, 2-3 बार रिपीट कर दिया क्योंकि इसको ध्यान रखने की बात है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को क्या माना जाता है? सह सदस्य माना जाता है और इनको मत देने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। यानी वो जो 7 सदस्य होते हैं इसमें उनको मत देने का अधिकार नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो यह समिति भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।
समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को जो है देती है। ठीक है, लोक लेखा समिति क्या करती है, अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा को देती है, जिसमें जो भी अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाई जा सके। यानी प्राक्कलन समिति वाले में बहस नहीं होती थी, इसमें बहस होती है। सरकारी उपक्रम की समिति की बात करेंगे तो कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर, किसकी संस्तुति पर, तो कृष्ण मेनन की संस्तुति पर 1963 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। कब, 1963 में जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमणीय मत पद्धति द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, इस समिति का कोई भी जो है मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई में प्रारंभ इस समिति का गठन किया जाता है। मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन कर दिया जाता है। जैसे ही मई स्टार्ट हुआ इस समिति का गठन हो गया। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। तीनों में यही नामित करेगा। पहले में क्या है, प्राक्कलन में, कि अगर उपाध्यक्ष भी एक सदस्य है तो वो खुद ब खुद जो है अध्यक्ष बन जाता है। लोक लेखा में क्या है कि विपक्षी दल का ही होगा। तो देखा जाए तो या तो प्राक्कलन में ये नामित कर सकता है, अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो नामित कर सकता है, या फिर जो है आपका लोक लेखा समिति में तो है नहीं, सरकारी उपक्रम की समिति में भी जो है लोकसभा अध्यक्ष को पावर है। आगे देखते हैं, इस समिति के निम्न कार्य है। सरकारी उपक्रम का जो भी प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए, यानी सदन ये कहेगा कि भैया सरकारी उपक्रम की समिति तुम जरा इसकी भी जाँच कर दो, अडानी का क्या कैसे गया है तो उसकी जाँच करने के लिए बैठ जाएगा। या फिर कह देंगे कि ये जो है छोटे एवं जो है लघु उद्योगों का क्या चल रहा है, इसका ज़रा जाँच करो क्या चल रहा है। तो उस सब चीज़ों पे भी जांच चल सकती है, ये लोग कर सकते हैं, इनको ये करना पड़ता है। और अध्यक्ष अगर भी कुछ कहे तो उस पर भी जो है ये लोग जो है जांच करती है समिति, जो है उसका भी रिपोर्ट आपको देगी। कुछ अन्य मुख्य समितियों की बात करेंगे, जैसे कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति की बात करते हैं तो इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, इसका संबंध जो है कार्य मंत्रणा समिति में देखिए, इसका भी जो है अध्यक्ष सहित, ठीक है, लोकसभा की कार्य मंत्री अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी देखेंगे इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होगा और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की संकल्प संबंधी समिति होगी तो इसका जो है उपाध्यक्ष जो होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, वही इसका अध्यक्ष होता है। नियम समिति की बात करें तो लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। अब जहाँ यहाँ पे भी लोकसभा अध्यक्ष खुद आ गया, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नियम समिति में भी लोकसभा अध्यक्ष और कार्य मंत्रणा समिति में भी लोकसभा अध्यक्ष। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के गैर सरकारी सदस्य है ना, गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी विधेयक, यानी गैर सरकारी सदस्य उसको कह देंगे जो मंत्री पद पे नहीं है और मंत्री पद पे न रहे, यानी मंत्री परिषद का अगर सदस्य नहीं है और वो अगर कोई विधेयक पेश करता है तो उसको बोलेंगे कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जो है वो विधेयक पेश किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता की समिति का ऐसी समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, तो उपाध्यक्ष रहेगा। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति की बात करेंगे तो इसमें 30 सदस्य जो है शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 जो है लोकसभा के तथा 10 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति की बात करें तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा द्वारा मनोनीत 6 होते हैं और राज्यसभा द्वारा जो है नामित इसमें मनोनीत जो होते हैं वो 3 सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ग्रंथालय का भी कब किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आगे देखते हैं पंचायती राज। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है।
रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पहली बात तो यही कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड जो है रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को ये किया गया है। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में जो है पंचायती राज का जो है प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी अवधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। ये जितने आर्टिकल है ना, ये मैं आप लोग को अलग तरीके से कराऊंगा। अभी ये यानी कि 243 के अंग है, यानी कि आपका ई हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना ABCD सब करना है इसमें, और यहाँ पे सब दिया नहीं है, जबकि इसका करना सब है, तो इसको अलग से याद कर लेंगे। अभी बस लॉ जान लें कि किसके तहत क्या है। यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर बाई द वे 5 साल का कार्यकाल होता है, 4 साल में कोई जो है 4 साल में जो है कोई, या 3 साल में जो है मुखिया जी मर गए, बाई द वे मान लेते हैं, तो अभी 2 साल का कार्यकाल हुआ है, तो चुनाव 6 महीने के अंदर होगा, लेकिन उससे 1.5 साल के लिए होगा। 1.5 साल या फिर जो भी है, 1 साल 6 महीना ना होकर 1 साल 7 महीने या 8 महीना जो है दूसरा मुखिया जो है वो रहेंगे, बचे हुए समय के लिए रहेंगे, दोबारा फिर से चुनाव होगा। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। और अगर बाई द वे 4.5 साल पे जो है मुखिया जी मर गए तो 6 महीने में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। 6 महीने के बाद जो है एक ही बार जो है जो फाइनल सभी का जो जब पंचायती चुनाव होगा उसी समय उस क्षेत्र का भी कराया जाएगा, यानी कि जब 6 ही महीना बाकी है तो नहीं कराया जाएगा। किंतु यदि पंचायत किसी ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 के 4 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। ठीक है, यानी कि 243 का क्या हो जाएगा, ई नहीं एफ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे समितियाँ कुछ दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है। अशोक राय मेहता समिति जो हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ये आपका जो हो जाएगा 77 में आएगा, सीधे जो है 20 साल बाद। PVK राय समिति जो है जाएगा 1985 हो जाएगा। LM सिंधवी समिति सिंधवी 86 हो जाएंगे। 64वां संविधान संशोधन का संबंध जो है 1989 इसी से है। ठीक है, पंचायती राज में सुधार हेतु गठित समितियां हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 में है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा हो जाता है, 1957, 1977, 1985, 1986, 1989 और 1993, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के जो है क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें हम जो है यही जो है आपका ए से लेके ये जितने आर्टिकल हैं इन सब को हम देखेंगे अलग से, बार बार कह रहा हूँ तो टेंशन न लीजिए। वर्ष 1986 में गठित LM सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश किसने किया, तो ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार, LM सिंधवी समिति। ध्यान रखेंगे वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, इमेजिन करेंगे मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। यानी कि मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, इन तीनों को हटा दिया जाए और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो हर जगह जो है पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रशासित प्रदेश किसी एक यूटी में नहीं लगा है और वो मतलब पंचायती राज व्यवस्था, और वो कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करेंगे नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। 73वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें देखेंगे तो इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। कौन सा, त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्तर पर क्या की गई है, 1/3
स्थानों पर महिलाओं के लिए यानी 33% क्या है आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में। यानी ग्राम पंचायत में भी 33%, आपका प्रखंड स्तर पे भी पंचायत समिति में भी जो है यहाँ पे भी जो है 33%, और जिला स्तर पे जिला परिषद जो है यहाँ पे भी जो है आपका 1/3 है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान यानी पैसा कौड़ी कैसे मिलता है, राज्य की संचित निधि से इनको दिया जाने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो है वो आपका कर्नाटक था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य, ध्यान रखेंगे, यानी कि ओवरऑल अगर पूछ दे, पार्टिकुलर ये ना पूछे कि 73वें संविधान संशोधन के बाद का ना पूछे, तो ऐसे तो हो जाएगा आपका राजस्थान का नगौर, और वैसे अगर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का क, अनुच्छेद 243 के त से लेकर य और 6 तक, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा अलग से, एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% भाग जो है क्या हो जाएंगे, 33% आरक्षित रहेंगे। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं में कार्यालय 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार की बात करेंगे तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निगम जो हो जाता है बड़े क्षेत्र के लिए। नगर पंचायत की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों, ठीक है। और नगर परिषद की बात करेंगे तो छोटे नगर के लिए नगर परिषद है, बड़े के लिए नगर निगम है। और जो अभी जो है एक ट्रांजिशन फॉर्म में, यानी कि अभी जो है जस्ट परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से वो नगर की तरफ उसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, परिवर्तित हो रहे हैं, तो ऐसे लिए नगर पंचायत। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में, सर्वप्रथम कहाँ, मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में क्या किया था, नगर निगम बनाने की अनुमति 1687 ईस्वी में दिया था। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ में सबसे पहले देखेंगे शून्यकाल को। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्नकाल के ठीक बाद, जैसे किसी से प्रश्न पूछ दिए तो उसको नहीं आता है तो क्या होता है, उसका दिमाग शून्य हो जाता है। तो ऐसे याद करो, प्रश्नकाल के ठीक बाद, पहले प्रश्न किए तब ना उसका दिमाग शून्य हो जिया, तब ना उसका दिमाग जो है शून्य हुआ। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यानी प्रश्न कर दिए, सामने दिमाग में कुछ है नहीं तो चलो जी ये शून्यकाल हो गया। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक जो है चलता है। 12 बजे से लेके 1 बजे तक। आप एक मूवी देखे होंगे, वो आया था सिख वाला, जिसमें सिखों को बोल दो कि 12 बज गए, ठीक है। तो वैसे याद कर लो कि 12 बज गए यानी कि खटिया खड़ा हो गया, इस टाइप की बातें थी। तो 12 बजे प्रारंभ होता है और 12 बजे से 1 बजे तक ये चलता है, 12 से 1। शून्यकाल को लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। इस काल अर्थात 12 से 1 के समय तक के 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम जो है समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं, यानी कि उसमें विलंब नहीं हो सकता है, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, तो आता है आपका शून्यकाल। वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 तक चलता है। वर्तमान में क्या है, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 चलता है। सदन का स्थगन की बात करते हैं तो सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए जो है स्थगित कर दिया जाता है। कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। अगर देखिए जैसे कि एक सेशन चल रहा है, सदन का स्थगन, कामकाज को कुछ देर के लिए, जैसे कि किसी दिन जो है हाय हाय कर दिया जाता है संसद में, तो लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं कि चलो जो है कल शाम तक या फिर 4 बजे तक स्थगित किया जाता है, या फिर 2 बजे तक जो है 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। या कुछ घंटे, कुछ समय या सप्ताह भी होता है। जबकि सत्रावसान यानी एक सत्र, जो आपका मानसून सत्र चल रहा है, जो है आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। सत्र ही समाप्त हो जाता है तो ये अलग हो गया, स्थगन अलग हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, इसमें लोकसभा का अंत हो जाता है, कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं। आगे देखते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। अनुपूरक प्रश्न, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिससे संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न की बात करें तो जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न, यानी कि तुरंत तर्क दिए जो है तर्क वितर्क हुआ, तुरंत ही आंसर मिल गया। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। अतारांकित प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पेश करने के मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की जो है स्वीकृति आवश्यक है। कितने? 50 सदस्यों की स्वीकृति होती है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, अन्यथा नहीं। देखेंगे अल्प सूचना प्रश्न, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जाता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इस निधि पर भारित होते हैं। आकस्मिक निधि की बात करें, कंटीजेंसी फंड, तो संविधान के अनुच्छेद 267, ध्यान रखेंगे इसको, ये जो हो गया आपका 266 में जो है कंसोलिडेटेड फंड जो हो जाता है ये आता है संचित निधि और ये हो जाता है आकस्मिक निधि। इसके अनुसार भारत सरकार आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में कौन निकाल सकते हैं? राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा की बात करें तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा जो है क्या हो जाएगा MWF, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, MW वेडनेसडे और F जो है फ्राइडे, ठीक है। तो सोमवार, बुधवार एवं जो है शुक्रवार की बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच में की जाती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अल्पकालीन चर्चाएं की बात करते हैं तो भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक हो। किस पे? अल्पकालीन चर्चाओं पर। विनियोग विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। यानी कि सरकार जब पैसा वैसा का मांग करता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाता है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। अगर कोई भी संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड यानी 266 से अगर 1 रुपया भी निकल रहा है तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है और उससे अगर 1 भी रुपया निकल रहा है तो विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जाएगा। लेखानुदान की बात करते हैं तो जैसा कि विदित है विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। यानी कि सबसे पहले विनियोग विधेयक को पारित करवाओ तभी तो पैसा निकलेगा। अभी हमने पढ़ा इसको, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने से पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान
यानी वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। यानी कि छोटी राशि जो है, मतलब एक अग्रिम राशि कुछ दिनों के लिए जो है, इसके तहत भी निकाला सकता है लेखानुदान के तहत। वित्त विधेयक की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है कि कौन सा वित्त विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है, ध्यान रखेंगे। अब धन विधेयक की बात करते हैं तो संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड क से लेकर 6 तक में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते, क्योंकि इनकी अनुमति के बाद ही जो है इनके पास सबसे पहले जाता है, उसके बाद ही जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर ये लौटाएंगे क्यों? सिंपल सी बात है। अनुपूरक अनुदान की बात करते हैं तो यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या बजट या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों, ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। बजट सत्र की बात करते हैं तो यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को प्रारंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा कब? जब ये 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे निम्न सदन यानी लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद तुरंत त्यागपत्र इसको देना होगा। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा रखे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः 1 रुपये की, बाय द वे बजट बोल दिया गया कि जो है 1 लाख करोड़ का है, तो बोलेंगे कि नहीं 99,999 जो है लाख करोड़ का हो, मतलब 1 रुपया कम, 1 रुपया जो है उसमें से काट दिया जाए। जितने का मान लो कि 100 रुपये का है बजट, तो बोलेंगे कि 99 रुपये जो है दे दो, लेकिन 1 रुपया उसमें से काट दो। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक प्रस्ताव किया जाता है जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो पैसे, जो भी आप मांगे हो इतना करोड़ रुपया, इसको स्पष्ट उल्लेख करो, हम इससे सहमत नहीं है, इसीलिए हम कटौती प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो लाखों करोड़ों में से 1 रुपया कम दिया जाए, ये होता है कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की बात होता है तो अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल, ध्यान रखिएगा, विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना जो है आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। मूल प्रस्ताव की बात करते हैं तो मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है। अपने आप में क्या होता है? संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से मूल प्रस्ताव होते हैं? जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देना हो तो मूल प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा? इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव, ये हो गया। डी की बात करेंगे, विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने
संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव की बात करते हैं तो जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, यानी कि मेन चीज़ ना हो के उसके जगह पे कोई और चीज़ लेके आ गए, तो बोलेंगे कि ये स्थानापन्न प्रस्ताव है। जैसे कि चीनी के बदले में मीठा डाल दिए, ठीक है, तो ये हो गया स्थानापन्न प्रस्ताव। अनुषंगी प्रस्ताव की बात करते हैं तो इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में जो है पेश किया जाता है, ये हो जाता है आपका अनुषंगी प्रस्ताव। प्रतिस्थापन प्रस्ताव हो जाता है यदि किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है, किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श हो रहा है और उसके दौरान ये पेश कर दिया गया। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव लाता है, बोलता है कि इसको हटाओ और ये जो मुद्दा मैं लेके आया हूँ इस पर जो है विचार करो। संशोधन प्रस्ताव, यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है, उसे अनियमित दिन वाला, यानी कि प्रस्ताव तो मान लिया गया लेकिन दिन फिक्स नहीं किया गया कि किस दिन चर्चा होगा, तो अनियमित दिन वाला प्रस्ताव हो गया। अध्यादेश, यानी कि कोई आपको बोल दिया कि 5,000 रुपया देंगे लेकिन कहिए देंगे कि इसका कहीं जो है उल्लेख बताया नहीं कि किस दिन देंगे, ये महीना देंगे, इस साल देंगे, कि आपका जो है मरने के एक दिन पहले देंगे, कुछ पता नहीं है। अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का जो है प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है। यानी कि कोई भी अध्यादेश आएगा तो 6 सप्ताह के अंदर जो है क्या करना है, उसको लागू करवाना है, प्रवर्तन योग्य जो है कर देना है, यानी लागू करवा देना है। अगर नहीं होता है तो वो जो है अगर नहीं हो पाता है संसद या विधानमंडल द्वारा तो उसको अनुमोदन जो है नहीं मिलता है, यानी कि जो है अनुमोदित नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति, ध्यान रखेंगे ये भी, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि भैया अभी भी तुम्हारे लिए बहुमत है कि नहीं, जरा चेक कर लेते हैं, तो इसलिए विश्वास प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है, यानी कि ये सिद्ध करने में जो है असफल हो जाती है कि हमारे पास जो है बहुमत अभी भी है, तो उसको जो है अपना त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। बैक बेंचर की बात करें तो सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहते हैं, यानी कि जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो आगे रहते हैं, और बैक बेंचर तो बैक बेंचर हैं। गुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। तो जब बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा गया हो तो उसको बोलते हैं गुलेटिन, ठीक है। ये अच्छा वर्ड है, इसको वर्ड से आप इसका व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए रटिए, इसको याद कीजिए, इसको गुलेटिन। कॉकस की बात करते हैं। कॉकस का किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को कॉकस कहते हैं। इस प्रमुख सदस्यों द्वारा की गई नीतियों को ही पूरा दल संचालित होता है। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा ही क्या होता है, वो पूरा दल जो है संचालित होता है, ठीक है। त्रिशंकु संसद की बात करते हैं तो आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा में यही स्थिति रही। नियम 193 देखते हैं तो इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग करते हैं कि भैया इस पर तुरंत डिस्कशन होनी चाहिए।
यह नियम 1953 में बनाया गया। इस सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ध्यान रखेंगे, भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकती है। गणपूर्ति की बात करते हैं तो सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति के अध्यक्ष सहित, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है अथवा वो आएगा नहीं, ठीक है। यानी 50 आदमी का अगर यहाँ पे, तो वैसे 50 आदमी का अगर है तो गणपूर्ति कितना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक है। वैसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर 10वां भाग। प्रश्नकाल की बात करते हैं तो दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही बैठक बैठी उसके बाद से जो है ये स्टार्ट हो गया। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से जो है दबाव बनाते हैं, इसको बोलते हैं दबाव समूह। पंगु सत्र देखेंगे, ठीक है, लेमडक सेशन, पंगु सत्र। इसमें क्या है, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच एक समाप्त हो रहा है और दूसरा जो है स्टार्ट होने वाला है, और एक जो है समाप्त होने वाला है, एक स्टार्ट होने वाला है। इसके बीच संपन्न होने वाला पंगु सत्र कहा जाता है। जो भी इसके बीच जो सत्र होगा उसको बोलेंगे पंगु सत्र। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। सचेतक, व्हिप की बात कर लेते हैं तो राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के विरुद्ध दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, तो सचेतक जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, नहीं किए तो दल विरोध कानून से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो हो जाता है आपका, अनुच्छेद के साथ साथ जो है अनुच्छेद हम एक साथ करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में और भी इंक्लूड करके कुछ करना पड़ेगा। और प्रमुख संशोधन, ये जो अगला जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। ये जो है आपका 6ठा पार्ट है, एक लास्ट पार्ट 7वां मैंने बोला भी था, तो उसको कराऊंगा मैं एक ही में, दोनों को करा दूंगा, सारे अनुच्छेद करा दूंगा इम्पोर्टेंट्स, और जितने भी है संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट वाले वो सारे करा दूंगा। संविधान संशोधन तो अच्छा खासा इसमें दे रखा है और इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अनुच्छेद और इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे 243 वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करना, 15, 16, उसके 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 5, 6 ये सब इंक्लूड करना, 16 का भी जो है उस सब को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ इसमें है नहीं, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक वीडियो और आएगा आप लोगों को। थैंक यू। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर भी है और भी बहुत सारे चीज़ों को जो है उसमें मेंशन किया गया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं एक बार। और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ भी काफ़ी चीज़ों का जो है जो यथासंभव हो पाता है, मैं अच्छे से पीडीएफ उसमें डाल देता हूँ, तो आप उसका भी जो है लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।